everyone. So today we are going to start the second chapter of M. Lakshmikant Polity, which is making of the Constitution. इसमें हमने इससे पहले वीडियो में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो चैप्टर फर्स्ट था लक्ष्मीकांत पॉलिटी का वो पढ़ा था। उसमें हमने कुछ लीगल हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो ट्रेड करनी थी, पर कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन करने लग गई। अब हम इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रखी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड दैट लेज डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स राइट। कॉन्स्टिट्यूशन एक लैंड का सुप्रीम लॉ होता है जिसमें कुछ गवर्नमेंट और सिटीजन्स की राइट फ्रेम हुए थे। इसका फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो की थी एम.एन. रॉय ने। वो आइडिया किसका था? एम.एन. रॉय का। लेकिन जो डिमांड की थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी फर्स्ट टाइम 1935 में। आइडिया दिया गया था 1934 में एम.एन. रॉय के थ्रू और डिमांड की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आईसाइड इंटरफेयर। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी, इसकी कोई डिमांड थी, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम बना रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे हैं, उसमें किसी भी आउटसाइड कंट्री का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और इसको बोला गया था एडल्फ फ्रांसिस। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। सो एक बार हम इस टॉपिक की रीडिंग कर लेते हैं। डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1934 में ये आइडिया किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने फर्स्ट टाइम। एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1935 फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम जवाहर इन 1938 में क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर ये डिक्लेयर किया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेयर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली elected by of the Adolf Francis। जितनी भी डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रखी थी वो सब क्या कर ली गई थी? एक्सेप्टेड कर ली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू और उसे जाना जाता था अगस्त ऑफर। अभी हम आगे पढ़ेंगे अगस्त ऑफर और ये हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में और कैबिनेट मिशन के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसका एम था ट्रांसफर पावर टू इंडिया, क्रिएट एन इंटर्न गवर्नमेंट एंड आउटलाइन अ फ्रेमवर्क ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे 1600 से लगभग 1947 तक ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ने राज किया था। ब्रिटिश ने हमारी तो सारे रूल रेगुलेशन जो बना रही थी वो ब्रिटिशर्स बना रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट बना रही थी। तो अब कैबिनेट मिशन 1946 ये आता है कि जितनी भी पावर है अब वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी इंडिया को और एक न्यू गवर्नमेंट बनाई जाएगी, न्यू फ्रेम होगा कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये डिमांड की गई थी किसने डिमांड की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। अब पढ़ते हैं हम क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इसका एम था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 में जो इंडियंस थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो अब इंडियन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ अच्छा ही होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कुछ अच्छा ही करेंगे। तो कुछ मिशन प्रपोज किया था उन्होंने कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होगा? इंडिया के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो बोला तो था, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे और मुस्लिम लीग थी उन्होंने ये मिशन फेल कर दिया गया था क्योंकि ये डिवाइड कर रहा था 2 पार्ट में इंडिया को। तो ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, साथ ही मुस्लिम लीग ने भी। अब हम इसके कंपोजिशंस पढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसके कुछ फीचर्स देखते हैं हम। जो टोटल मेंबर्स थे, जो मेंबर्स की संख्या थी असेंबली में वो थी 389, जिसमें से 296 मेंबर थे ब्रिटिश इंडिया से और 93 मेंबर थे प्रिंसली स्टेट से। तो इनका टोटल हो जाता है 389। जो सीट बेस्ड थी पॉपुलेशन पर, हर प्रिंसली स्टेट्स से उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट थी। रफली 1 सीट वॉज गिवन फॉर एवरी 1 मिलियन पीपल, मतलब 1 मिलियन पीपल के लिए 1 सीट थी। इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। कम्युनिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। इसमें 3 कम्युनिटी डिवाइड कर दी गई थी, मुस्लिम, सिख्स एंड अदर।
And fourth, method of election. Member of each community were elected by the representative of that community and provincial legislative assembly. चलिए अब इसको बुक के कुछ फीचर्स पढ़ते हैं. वैसे सेम ही है पर मैंने अलग लैंग्वेज में लिखे हैं. The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. Cabinet Mission Plan जो हमने अभी पढ़ा था. The total strength of the 389, जिसमें से 296 सीट ब्रिटिश इंडिया से 93 प्रिंसली स्टेट से. And the 292 members were to be drawn for the 11 governor and 4 chief commissioner. Each provinces and princely state or group state in case of small state were to be allotted seats in proportion to their respective population. Roughly one seat was to allotted to every million population. Seat allocated to each British provinces were to be divided among the three principal community: Muslim, Sikhs and General. The representative of each community were to be elected by a member of that community is the provincial legislative assembly, and voting was to be by the method of the proportional representative by means of single transfer vote. अब हम वर्किंग देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ 9 December 1946, बट द मुस्लिम लीग बॉयकटेड इट डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान. सो ओनली 207 मेंबर अटेंडेड. इसमें से डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर, वॉज इलेक्टेड एज अ टेम्पररी चेयरमैन. मतलब इसमें डॉक्टर सचिदानंद वो सिलेक्टेड हुए थे टेम्पररी चेयरमैन के रूप में. ऑन 11 December 1946 राजेंद्र प्रसाद वॉज सिलेक्टेड एज अ परमानेंट चेयरमैन and H.C. Mukherjee became the vice chairman. Later on 26 January, the Constituent Assembly became the first parliament of independent Indian.